Welcome again, my dear student. Today we are going to discuss about the topic coding. कोडिंग में हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब हमने दो मॉडल किसी भी मॉडलिंग किसी भी कंप्रेशन टेक्निक के दो मॉडल होते हैं, दो फेजेस होते हैं, एक मॉडलिंग एंड सेकंड वन इज द कोडिंग. तो व्हाट इज द रोल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडलिंग एज वेल एज द कोडिंग, ये हमने पहले लेक्चर्स में देखा था, सीखा था. इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन थ्योरी, सेल्फ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी की कैलकुलेशन के लिए कैसे कैलकुलेशन होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रोपी एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स और द मेथड्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोडिंग. तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी कोडिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया था. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिंग इट मींस द असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अल्फाबेट. क्योंकि मॉडलिंग में हम लोग ये करते हैं कि जो रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है किसी भी डेटा में, उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉडल के थ्रू, और उनके करस्पॉन्डिंग लेटर से अल्फाबेट या सिंबल को कोड असाइन करने का काम कोडिंग में किया जाता है. मॉडलिंग को हम इस वजह से अप्लाई करते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स होती हैं किसी भी मैसेज को, अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट कंप्रेशन की, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट मैसेज वो हमें रिड्यूस करनी है. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. क्योंकि तभी हमारा डेटा कंप्रेशन इनेबल होगा, तभी वो चीज़ हमारी सक्सेस होगी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स हैं दैट वी हैव टू रिड्यूस. तो रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें कोडिंग को अप्लाई करना है. कोडिंग को करस्पॉन्डिंग लेटर्स के करस्पॉन्डिंग हमें असाइन करना है. द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस इज कॉल्ड ए कोड एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेट आर कॉल्ड द कोड वर्ड. कोई भी एक कंप्लीट टेक्स्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपने बिट्स जनरेट करी हैं इन ए कंप्लीट, देन इट इज कॉल्ड एज ए कोड. और अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट या सिंबल की बात करता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बिट्स यूज करी हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोड वर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल ए के लिए मैंने क्या रिप्लेस किया है, 10. बी के लिए क्या किया है, 11. तो ये 10 और 11 ये क्या है, इंडिविजुअली हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोड वर्ड्स. और जहां पे ये यूज हो रहे हैं, अगर उस कंप्लीट मैसेज की करस्पॉन्डिंग जो बिट हमने असाइन करी हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए कोड. तो एक पार्ट ये चीज हो गई. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है, द अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ सिंबल कॉल्ड लेटर्स. ASCII code for the letter A, small a is 1, 4 times 0, 1, 1. The letter capital A is coded as 1, 5 times 0 and 1. And the letter comma is coded as 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. तो हम इसमें देख रहे हैं कि सभी लेटर्स के लिए, चाहे कॉमा के लिए, जो ASCII कोड जनरेट होके आ रहा है, दैट इज ए फिक्स्ड लेंथ कोड. अगर मैं इसी अप्रोच को डेटा कंप्रेशन में भी अप्लाई कराऊंगा, तो मेरा इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा. जो हमारा ओवरऑल मोटिव है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स को मुझे रिड्यूस करना है, तो वो मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फिक्स्ड लेंथ कोडिंग. फिक्स्ड लेंथ दैट मीन्स कोई भी अल्फाबेट आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, कॉमा आ रहा है, उन सब के लिए जो फिक्स नंबर ऑफ बिट्स जनरेट होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे. लेकिन जब मैं बात करूंगा कंप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग असाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट इज रिक्वायर्ड कि आई हैव टू अप्लाई काइंड ऑफ वेरिएशन या वेरिएबल कोडिंग अप्रोच. अब मैं कैसे उसको वेरिएशन में कैसे अप्लाई कराऊं, कैसे उसको मैं इनेबल कराऊं. इफ वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट मैसेजेस, वी नीड टू यूज ए डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सिंबल्स. If we use fewer bits to represent symbols that occur more often on the average, we would use fewer bits per symbol. The average number of bits per symbol is often called the rate of the code. The idea of using fewer bits to represent symbols that occur more often is the same idea that is used in Morse code. The code word for letters that occur more frequently are shorter than letters that occur less frequently. जैसे कि इसको हम इस तरीके से भी समझें कि मान के चलो कोई एक टेक्स्ट है,
उस टेक्स्ट में जो भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जो भी सिंबल्स आ रहे हैं, जो सिंबल ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम उस मैसेज में यूज़ हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंगली मैं जो बिट्स असाइन कर रहा हूँ, वो मैं अगर कम करूँ, नंबर ऑफ बिट्स मेरी कम होंगी। इन कंपैरिजन जो अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर कम नंबर ऑफ टाइम आया है, उसके करस्पॉन्डिंग बिट्स मैं ज़्यादा रख सकता हूँ, नंबर ऑफ बिट्स। तो इससे क्या हो गया, इससे एक वेरिएशन हो गया और इसका अल्टीमेट बेनिफिट मुझे कैसे मिला, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि किसी भी एक मैसेज में पर्टिकुलर कैरेक्टर या सिंबल को मैं लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या असाइन कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मैसेज में वो कैरेक्टर या सिंबल जितने नंबर ऑफ टाइम आया है, मैं उसको उसके लिए जो हमने असाइन करी है नंबर ऑफ बिट्स से उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा। फॉर एग्जांपल आप हम इसको इस तरीके से समझें, मान के चलो एक कोई मैसेज है, उसमें एक सिंबल ए है, वो 15 टाइम यूज हो रहा है। तो अगर मैं ए के लिए एक बिट का कोड जनरेट करता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर मैसेज फॉर ए कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 15, दैट इज इक्वल टू 15। और अगर मैं ए के लिए ही 3 बिट का कोड यूज कर रहा हूं, तो उसके लिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15, दैट इज 45। तो एक तरफ 15 है और एक तरफ 45 है। तो यू कैन चेक द डिफरेंस, दैट मीन्स वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड। तो हमें वेरिएशन रखना है। वेरिएशन को आप इस तरीके से रख सकते हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसको हम लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स असाइन करें, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर या सिंबल कम नंबर ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या मैसेज में आ रहा है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स रख सकता हूँ इन कंपैरिजन विद दी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके कंपैरिजन में। तो इसी से रिलेटेड एक टाइप की कोडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिकली डिकोडेबल कोड्स। यूनिकली डिकोडेबल कोड का क्या मतलब है, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल अभी आपको दिया है, उससे ये समझ में आ रहा है द एवरेज लेंथ ऑफ द कोड इज नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डिजाइनिंग ए गुड कोड। इससे पहले तक हमारी ये समझ में आ रहा था कि हमें लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स रखने हैं, ताकि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो मेरी रिड्यूस हो जाएंगी और मेरा उतना इफेक्टिव तरीके से कंप्रेशन टेक्निक काम करेगी। लेकिन केवल यही एक क्राइटेरिया होना व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन ए कोड, ये ऐसा नहीं है। वो हम समझेंगे अभी इस एग्जांपल से, और उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द रोल एंड द इंपॉर्टेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिकली डिकोडेबल कोड्स। Suppose our source alphabet consists of 4 letters, that is A1, A2, A3 and A4, with the probabilities PA1 equals to 1 by 2, PA2 equals to 1 by 4 and PA3 or PA4 की जो probability that is 1 by 8. The entropy of this message, the source is 1.75 bits per symbol. तो जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है उससे आप कैलकुलेट करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो और एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हो। कंसीडर दी कोड्स फॉर दिस सोर्स एक टेबल में, और एवरेज लेंथ भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एल इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to 4, क्योंकि हमारे पास 4 लेटर्स हैं, पी ए आई मल्टीप्लाइड बाई एन ए आई, वेयर एन ए आई इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड फॉर लेटर ए आई एंड द एवरेज लेंथ इज गिवन इन बिट्स पर सिंबल। जैसे कि हमें ये गिवन है 4 डिफरेंट कोड्स फॉर ए 4 लेटर अल्फाबेट, A1, A2, A3 and A4, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन हैं। These are 0.5, 0.25, 0.125, 0.125। और मैं 4 कोड को कंसीडर कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि जो हम ये कंसीडर करते हैं और यही एक पैरामीटर अप्लाई करते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स को ही कंसीडर करके आप बिट्स को साइन कर दो फॉर ए पर्टिकुलर मैसेज, जिससे हमारा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कंप्रेशन हो जाएगा। तो जैसे कोड 1 में A1 के लिए 0 कोड रखा है, A2 के लिए अगेन 0 है, A3 के लिए 1 है और A4 के लिए 1 0 है। ऐसे ही कोड 2 के लिए 0 1 0 0 1 1, कोड 3 के लिए 0 1 0 1 1 0 1 1 1, कोड 4 के लिए 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज और नंबर ऑफ बिट्स जो कोड 1, कोड 2, कोड 3 और कोड 4 के लिए दी हुई हैं, उनके बेसिस पे अगर मैं एवरेज लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to 4 पी ए आई एन ए आई,
तो जो एवरेज लेंथ कैलकुलेट होके आती है कोड 1 के लिए दैट इज 1.125, कोड 2 के लिए 1.25, कोड 3 के लिए 1.75 एंड कोड 4 के लिए 1.875। अब हमें इससे क्या लगता है, बेस्ड ऑन द एवरेज लेंथ कोड 1 अपीयर्स टू बी द बेस्ट कोड, क्योंकि इसके लिए जो एवरेज लेंथ है वो हमारी सबसे कम है। तो अभी तक जो है जैसा हमारी समझ में आ रहा था उसके हिसाब से जो कोड 1 दैट मीन्स जो कोड 1 में हमने करस्पॉन्डिंग लेटर के थ्रू जो कोड साइन करे हैं वो एक बेस्ट अप्रोच नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। However, to be useful, a code should have the ability to transfer information in an unambiguous manner. This is obviously not the case with code 1. Both code A1 and A2 have been assigned the code word 0. When a 0 is received, there is no way to know whether an A1 was transmitted or an A2. We would like each symbol to be assigned a unique code word. जैसे कि कोड 1 में A1 के लिए भी 0 है, A2 के लिए भी 0 है, तो अगर कोई एक मैसेज 100 ट्रांसफर होता है तो 1 के लिए तो A3 हो गया, 00 के लिए A1 भी आ सकता है, A2 भी आ सकता है, तो A3 A1 A1 भी आ सकता है, A3 A2 A2 भी आ सकता है, A3 A1 A2 भी आ सकता है, और A4 A1 आ सकता है, A4 A2 भी आ सकता है। तो इससे मतलब आप देख पा रहे हो कि जब हम किसी भी सीक्वेंस को डिकोड कर रहे हैं तो वहां पे जो हमें रिजल्ट आ रहा है उसको हम कई तरीके से डिकोड कर रहे हैं, तो उससे जो एग्जैक्ट मैसेज है वो हमें रिसीव नहीं हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है समझने का और द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिकली डिकोडेबल कोड। दूसरा, इफ फर्स्ट ग्लैंस code 2 does not seem to have the problem of ambiguity, each symbol is assigned a distinct code word. However, suppose we want to encode the sequence A2 A1 A1 using code 2, we would encode this with the binary string 100. However, the string 100 is received at the decoder. There is several ways in which the decoder can decode this string. कोड 2 के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, A2 A1 A1 के तौर पे भी कर सकते हैं और A2 A3 के तौर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, कई तरीके से आप किसी भी एक मैसेज को स्ट्रिंग को डिकोड कर पा रहे हो। दिस मीन्स दैट वंस ए सीक्वेंस इज एनकोडेड विद कोड 2 द ओरिजिनल सीक्वेंस कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय सर्टेनिटी। वो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी है वो रिसीवर एंड पे जाके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होगी, वहां पे कुछ भी हो सकता है। So we would like unique decodability from the code, that is, any given sequence of code words can be decoded in one and only one way. तो हमें इस चीज को भी इम्पोर्टेंस इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है when we are going to design the codes for a given alphabets. We have already seen that code 1 and code 2 are not uniquely decodable. However, what about जो code 3 है? Notice that the first three code words all end in A0। जैसे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे code 3 में स्टार्टिंग के 3 कोड वर्ड जो हैं 0 1 0 1 1 0 ये टर्मिनेट हो रहे हैं 0 पे जाके, और जो चौथा वाला है वो हो रहा है 1 पे जाके, उसमें 3 ही हमारे 1 है। तो वो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं, because all other code word have fewer than the final code word contains no 0 and 3 bits long. Because all other code words have fewer than 3 ones and terminate in a 0, the only way we can get 3 ones in a row is a code for A4. The decoding rule is simple: accumulate bits until you get a 0 or until you have 3 ones. There is no ambiguity in this rule and it is reasonably easy to see that this code is uniquely decodable. तो इसको आप केवल एक तरीके से ही डिकोड कर पा रहे हो, तो कोड 3 के थ्रू। विद कोड 4 वी हैव एन even simpler condition. Each code word start with 0 and only time we see a 0 is in beginning of a code word. Therefore, the decoding rule is accumulate bits until you see a 0. The bit before the 0 is the last bit of the previous code word. There is a slight difference between code 3 and code 4. In the case of code 3, the decoder knows the moment a code is complete,
in code 4 we have to wait till the beginning of the next code word before we know that the current code word is complete. Because of this property, code 3 is called as instantaneous code, although code 4 is not an instantaneous code. तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यूनिकली डिकोडेबल कोड का। इस तरीके से हम यूनिकली डिकोडेबल कोड पता कर सकते हैं। और टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि कैसे हम पता करें कि पर्टिकुलर गिवन कोड वर्ड इज यूनिकली डिकोडेबल और नॉट। तो हमें इसमें पता करना पड़ेगा। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन चेक ए पर्टिकुलर कोड इज यूनिकली डिकोडेबल और नॉट।